अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़ब मामूल खबरों से आगाज़ करते हैं। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान अफगान सरहद फौरी तौर पर खोली जाए, वज़ीर आज़म की हदायत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। सिंध तास मुआहदे के तहत आबी तनाज़े पर बातचीत के लिए पाक भारत मुज़ाकरात। बातचीत दो तरफ़ा कशीदगी में कमी के लिए उम्मीद अफजा इशारा है, मुबस्सिर की राय। वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। खाकरोब की असामी के लिए सिर्फ शिया और मजहबी अक़लियतों को आहल करार देने के इश्तिहार पर समाजी हलकों का इज़हार बरहमी। पेशावर से मैं हूँ शमीम शाहिद। तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया। भारतीय जेल में बंद एक पाकिस्तानी खातून और उसकी बच्ची को वापस पाकिस्तान भेजने की कोशिशें तेज। चौधरी निसार अली की अपनी वजारत को हिदायत। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और आज की बैनुल-अक़वामी खबरों में शामिल हैं ये खबरें। शाम की फोर्सेज ने दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों पर जवाबी हमला किया है, जिन्होंने एक रोज पहले शहर के शिमाल मशरक़ी हिस्से में हुकूमत के कब्जे वाले इलाकों पर अचानक हल्ला बोल दिया था। उधर मूसल में जहां शदीद लड़ाई जारी है, इराकी हेलीकॉप्टरों ने इतवार के रोज एक जामे मस्जिद के करीब रॉकेट फायर किए। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर के रोज इराक के वजीर आजम हैदर अल इबादी से बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। शिमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि इतवार को शिमाली कोरिया ने एक नए ताकतवर रॉकेट इंजन का तजुर्बा किया है। अमेरिका के 2 आला ओहदेदार पीर को सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के दुरुस्त या गलत होने के बारे में कानून साजों के सामने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे कि क्या साबिक सदर बराक ओबामा ने गुज़श्ता नवंबर में सदारती इंतखाब से कबल ट्रंप टावर के फोन्स की निगरानी करवाई थी। और अमरीकी सेनेट पीर के रोज नील गॉर्सेच की तस्दीक के लिए समाअत कर रही है, जिन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तवील अरसे से खाली जज की एक निशस्त के लिए नामजद किया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाक अफगान सरहद को फौरी तौर पर खोलने के अहकामात जारी किए हैं। ये सरहद 1 माह से ज़ायद अरसे से बंद थी। इस्लामाबाद में अफगान सफीर हजरत उमर ज़खीलवाल ने सरहद खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने पीर को एक बयान में कहा कि बावजूद इस अमर के हालिया दिनों में पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगान सरजमीन पर मौजूद पाकिस्तान दुश्मन अनासर से मिलते हैं, पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि खैरसगाली के जज्बे के तहत ये सरहदें फौरी तौर पर खोली जाएं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जिन वजूहात की बिना पर यह कदम उठाया गया, उसके तदारुक के लिए अफगानिस्तान हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इस्लामाबाद काबुल हुकूमत से ताउन की पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखेगा। इस्लामाबाद में तैनात अफगानिस्तान के सफीर हजरत उमर ज़खीलवाल ने एक तहरीरी बयान में सरहद खोलने के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते लंदन में दोनों मुल्कों के ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात में दीगर मामलात के अलावा सरहदी रास्ते खोलने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुबैर मोतीवाला ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में सरहद खोलने के अहकामात को खुशआइन करार देते हुए कहा कि ताजरों के ट्रक और कंटेनर सरहद की बंदिश के सबब गुज़श्ता 1 माह से फंसे हुए थे और उन्हें खासा माली नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहदों का जो मामला है, इसको मैं बारहा कह चुका हूँ, एक दफा फिर कहता हूँ कि खुदारा जो है ना, ये दोनों मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको इसको और अपनी सियासत को और तिजारत को अलग अलग कर देना चाहिए। इससे अफगानिस्तान के गरीब अवाम का बहुत बड़ा नुकसान होता है, पाकिस्तान के अवाम का बड़ा नुकसान होता है। और इन मामलात को, तिजारत को, ट्रेड को, लोगों के आमदरफ्त को और जो आम शहरी हैं उनके जो मेल मिलाप है उनके ऊपर किसी किस्म का भी कदर नहीं होना चाहिए। फरवरी के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के मौलिक हमलों में 120 से जायद अफराद की हलाकत के बाद पाकिस्तान ने सलामती के खदशात की वजह से पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद कर दिए थे।
سرحد کی بندش کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی کشیدگی میں کمی اور سرحد کی بندش سے متعلق صورتحال پر بات چیت کے لیے گزشتہ ہفتے لندن میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمیشن کے 2 روزہ اجلاس کا آغاز ہوا ہے تاکہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال ہو سکے۔ یہ اجلاس 2 برس کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہا ہے اور تجزیہ کار اسے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر محمود نے۔ وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی خواجہ آصف نے اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اس معاہدے کی پاسداری اور اس کے ذریعے مسائل کا حل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ہمیں ان مذاکرات سے بہتری کی امید ہے۔ اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت سندھ طاس کمشنر پی کے سکسینہ، جبکہ پاکستان کی طرف سے ان کے ہم منصب مرزا آصف بیگ اپنے وفد کے ہمراہ شریک ہیں۔ 1960 میں عالمی بینک کی نگرانی میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس کے پانیوں پر پہلا حق بھارت، جبکہ 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ معاہدے میں یہ بھی درج ہے کہ دونوں ممالک آبی ذخائر کی تقسیم کے معاملے پر سال میں کم از کم ایک بار ضرور ملاقات کر کے اختلافات اور تحفظات پر بات چیت کریں، لیکن دو طرفہ کشیدہ تعلقات کے تناظر میں بھارت نے گزشتہ سال یہ مذاکرات ملتوی کر دیے تھے اور دونوں ملکوں نے اس ضمن میں عالمی بینک سے ثالثی کے اقدام کرنے کی درخواست بھی کر رکھی تھی۔ ورلڈ بینک نے اسے باہمی طور پر حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں میں یہ دوسرا بھارتی وفد ہے جو پاکستان آیا ہے۔ اس سے قبل رواں ماہ ہی جنوبی ایشیا سے متعلق ایک اجلاس میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب مخالف کی جماعت کانگریس کے قانون سازوں پر مشتمل ایک وفد نے شرکت کی تھی۔ تاہم سندھ طاس معاہدے پر پاکستان آنے والا 10 رکنی وفد پہلا باضابطہ سرکاری بھارتی وفد ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان سے متعلق سخت رویے کو مبصرین بھارت کے مقامی سیاسی معاملات سے جوڑتے آ رہے تھے، اور ایک ایسے وقت جب اہم ریاستی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی فضا کم ہونے کے امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار طلعت مسعود وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ایک موقع فراہم کر رہے ہیں جن کے ذریعے دیگر معاملات پر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے کا ان کا رویہ رہتا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں، اور پھر کیا اس کے بعد کوئی اور بھی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی ایسے تو پر امید رہنا چاہیے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی مووز، لیکن اس سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات شروع ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ کشیدگی میں اس وقت اضافہ دیکھا گیا جب گزشتہ سال ستمبر میں بھارتی کشمیر میں ایک فوجی اڈے پر عسکریت پسندوں کے مبینہ حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا گیا اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے لیے پانی بند کرنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں سامنے آتی رہیں۔ پاکستان بھارتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ باہمی احترام کی بنیاد پر دو طرفہ تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی کوٹ بھلوال جیل میں بند ایک پاکستانی خاتون اور اس کی بچی کو پاکستان واپس لانے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے خاتون کو واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم بھارتی انتظامیہ کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔ ایک پاکستانی خاتون جس کا نام روبینہ ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ حیدرآباد سندھ کی باشندہ ہے، تقریباً 5 برسوں سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی کوٹ بھلوال جیل میں بند ہے۔ وہ 2012 میں اپنے شوہر اور 4 ماہ کی بچی کے ساتھ نئی دہلی آئی تھی۔ یہاں اس کا شوہر اس کا پاسپورٹ، سفری دستاویزات اور تمام پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مقامی لوگوں نے اس کی مدد کی اور اتنے پیسے دیے کہ وہ واگھا کے راستے سرحد پار کر جائے، لیکن چونکہ اس کے پاس سفری کاغذات نہیں تھے اس لیے اسے واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی اور نومبر 2012 میں سیکورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ معاملہ 2014 میں اس وقت روشنی میں آیا جب انسانی حقوق کے کارکن اور قانون داں میر شفقت کی جیل میں اس سے اتفاقیہ طور پر ملاقات ہو گئی۔
2014 में भारत की एक अदालत ने उसे वापस पाकिस्तान भेजने का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। भारतीय ओहदेदारों ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रूबीना की शहरियत की तस्दीक नहीं की। इस साल के अवाइल में मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल को हिदायत दी कि वो 48 घंटे के अंदर मज़कूरा खातून की शहरियत की तस्दीक करें, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सका। उसके बाद वजीर दाखिला ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को हिदायत दी कि वो रूबीना से काउंसलर एक्सेस के लिए भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त करे और पाकिस्तान में उसके अइज़ा के बारे में मजीद मालूमात हासिल करे, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन गौतम नवलखा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए रूबीना के जेल में बंद होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे मामलात में इंसानी बुनियादों पर फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलात के लिए शहरियत से मुतल्लिक भारत के कानून को जिम्मेदार करार दिया। हिंदुस्तान का सिटीजनशिप लॉ बनाया है या जिसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें तो पार्टीशन के बाद का वो जो नजरिया है वही सामने है। तो ये वो दिक्कतें जो पैदा होती है खास करके हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के लिए हो रही हैं। कहना चाहिए कि इसके जरिए आप एक साफ ये मैसेज भी भेज रहे हैं हिंदुस्तान में सबके सामने कि यहाँ हमारा जो सिटीजनशिप लॉ है वो 2 मुहा है। वो सबको सिटीजनशिप देता है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सबको इक्वालिटी देता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एकदम अनइक्वल है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है माइनॉरिटीज के साथ। तो ये तो उसी से जुड़ा मामला है बुनियादी रूप से। उसमें कानूनी दाव पेच की बात छोड़ दें आप, लेकिन जो पॉलिसी है वो तो यही पॉलिसी है जिसके चलते इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अब चौधरी निसार अली खान ने मज़कूरा खातून और उसकी बच्ची को पाकिस्तान वापस लाने के लिए अपनी वजारत को हिदायत दी कि वो इस मामले को इंसानी नुक्ते नज़र से देखे और रूबीना को वापस पाकिस्तान लाए। ताहम ताज़ा सूरत हाल में भारतीय इंतजामिया की जानिब से उसकी वापसी के सिलसिले में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। और शाम की फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों पर जवाबी हमला किया है, जिन्होंने 1 रोज पहले शहर के शिमाल मशरक़ी हिस्से में हुकूमत के कब्जे वाले इलाकों पर अचानक हल्ला बोल दिया था। ऐनी शाहिदों ने खबर दी है कि हुकूमत नवाज जंगी तैयारे दमिश्क की फजाओं में कार्रवाई करते रहे। हालांकि ये वाज़ेह नहीं था कि ये शामी तैयारे हैं या उसके इत्तेहादी रूस के, जो सदर बशार अल असद की हिमायत में जंग में साथ है। पीर के रोज ये लड़ाई जोबर के इलाके में भी हुई, जहां इतवार के रोज अपोजिशन जंगजुओं ने मुतअद्दिद इमारतों पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने अपनी जंगी कार्रवाई का आगाज 2 कार-बम धमाकों और मुतअद्दिद खुदकुश बम हमलों से किया। बागियों ने दमिश्क के मगरिबी और जनूबी इलाकों का बहुत सा हिस्सा पिछले साल हुकूमती फोर्सेस के आगे हार दिया था, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों पर उसका कब्जा है, जिनमें तुर्की की सरहद के साथ का इलाका शामिल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर के रोज इराक के वजीर-ए-आज़म हैदर अल इबादी से बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे हैं, जिस दौरान इम्कान है कि शिमाल मशरक़ी शहर मूसल को दाइश के कब्जे से छुड़ाने की हुकूमती कार्रवाइयों पर बात होगी। दोनों लीडरों ने दाइश के साथ लड़ाई पर पिछले माह टेलीफोन पर बात की थी, लेकिन पीर के रोज उनकी ये पहली बिलमुशाफा मुलाकात होगी। उधर मूसल में जहां शदीद लड़ाई जारी है, इराकी हेलीकॉप्टरों ने इतवार के रोज एक जामे मस्जिद के करीब रॉकेट फायर किए। ऐसे में जब जमीनी फौजें उस मकाम पर पहुंची जहां दाइश के लीडर अबू बकर अल बगदादी ने सन 2014 में अपनी खुद साख्ता खिलाफत का ऐलान किया था। वीडियो में मस्जिद अल नूर के करीब से उमड़ता हुआ स्याह रंग का धुआं देखा जा सकता है। ऊपर हेलीकॉप्टर परवास कर रहे हैं, जबकि पुराने शहर के गुंजान आबाद इलाके की शहरी आबादी महफूज मकामात की तलाश में भाग रही है। और अमरीकी सेनेट पीर के रोज नील गॉर्सच की तस्दीक के लिए पहली समाअत कर रही है, जिन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तवील अरसे से खाली जज की निशस्त के लिए नामजद किया है। और अमेरिका के 2 अहम ओहदेदार इस बारे में ऐवान नुमाइंदगान के सामने गवाही देने वाले हैं कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के पीछे कोई सदाकत मौजूद है कि उनके पेशरो बराक ओबामा ने गुज़श्ता नवंबर के सदारती इंतखाबात से कबल के हफ्तों में ट्रंप टावर के हेडक्वार्टर्स में वायर टैपिंग की थी। इसकी तफसीलात यास्मीन जमील से।
FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह एडमिरल माइकल रॉजर्स दोनों इंतखाबात पर असरअंदाज होने की रूस की कोशिशों की समाअत के सिलसिले में पीर के रोज ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस की कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं। ट्रंप इस माह के शुरू में ट्विटर पर अपने तबसरों के एक सिलसिले में किए जाने वाले इस इल्जाम से इसके बावजूद पीछे हटने से इनकार कर चुके हैं कि मुमताज रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कानून साजों समेत मुतअद्दिद ओहदेदार ये कह चुके हैं कि इन दावों की हिमायत में कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। फॉक्स न्यूज के एंकर क्रिस वॉलेस ने जब ऐवान की इंटेलिजेंस की कमेटी के चेयरमैन रिपब्लिकन रुकने असेंबली डेविन न्यूनेस से पूछा, Have you seen any evidence of any collusion between what I'll call Trump world, क्या आपने 2016 के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए उसके दरमियान, जिसे मैं ट्रंप की दुनिया कहूंगा, मुहिम के सरकारी ओहदेदारों के साथियों, ट्रंप की दुनिया और रूसियों के दरमियान किसी साजबाज का कोई सबूत देखा है? तो उनका जवाब था, I'll give you a very simple answer. No. मैं आपको इसका बहुत सादा सा जवाब दूंगा और वो ये कि नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जमान शॉन स्पाइसर ने गुज़िश्ता हफ्ते फॉक्स न्यूज के एक कानूनी तज्जियाकार के एक बयान का हवाला देते हुए कहा था कि वायर टैपिंग बरतानवी कारिंदों ने की थी। बरतानवी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ ने इस रिपोर्ट को इंतहाई मजाकखेज करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया था, लेकिन जब जुमे के रोज व्हाइट हाउस की एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया तो मिस्टर ट्रंप ने वायर टैपिंग के अपने इल्जाम के बरतानिया से किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। ये इल्जाम FBI और कानून साजों की जानिब से अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इस मफरूजे की छानबीन का हिस्सा है कि मॉस्को ने मिस्टर ट्रंप को अपनी डेमोक्रेटिक मद्दे मुकाबिल साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देने में मदद की कोशिश में इंतखाबात में दखल अंदाजी की थी। अमरीकी तफ्तीशकारों का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक कमेटी के कंप्यूटरों में हैकिंग का हुक्म दिया था। राजदारी के मुखालिफ ग्रुप विकीलीक्स ने उसके बाद इंतखाबात से कबल के महीने में क्लिंटन की मुहिम के सरबराह जॉन पॉडेस्टा की फाइलों से हजारों ईमेल्स जारी की, जिनसे डेमोक्रेटिक कारिंदों की जानिब से मिस क्लिंटन को पार्टी की सदारती नामजदगी जीतने में मदद की हैरानकुन पसेपुर्दा कोशिशें जाहिर हुईं। ट्रंप इंतजामिया ऐसे किसी भी ख्याल की तरदीद कर चुकी है कि उसकी इंतखाबी मुहिम के मुशीरों ने उस साइबर अटैक में रूसी ओहदेदारों के साथ कोई साजबाज किया था। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। सामीन, ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट पर और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो अभी जारी है। हमारे साथ रहिएगा, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।